बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दोस्तों, किसी भी इंसान को इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो किसी के काम नहीं आ पाए, किसी की सहायता नहीं कर पाए। असली इंसान वही है जो किसी भी इंसान की मदद करने के लिए हमेशा खड़ा रहे। इस लॉकडाउन में हम सब ने यही चीज सीखी है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें और एक दूसरे के काम आए तो कोई भी मुश्किल हम आराम से पार कर सकते हैं। Hi guys, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to our UPSC Prelims Enrichment Course 2020, जहाँ पर हम कवर कर रहे हैं जितने भी important current affairs हैं from June 2019 to April 2020. This is our lecture number 12. अभी तक हमने 11 lectures कर लिए हैं जिसमें हमने जून के जितने भी current affairs थे वो कवर कर लिए हैं। अभी हम जुलाई के current affairs डिस्कशन में ले रहे हैं। If you are planning to move on to an Academy Plus subscription, अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है। आपको यूज करना है डिस्काउंट कोड स्टडी IAS और आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वारी, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल इन सब के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स एंड वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज उत्कर्ष 2022। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज फाइनलाइज्ड अ 3-year रोड मैप नेम्ड उत्कर्ष 22। उत्कर्ष का क्या मीनिंग होता है? उत्कर्ष का मीनिंग होता है अपलिफ्ट करना और भी ज्यादा इम्प्रोवाइज करना। तो यहाँ पर RBI लेकर आया एक 3-year रोड मैप जिसमें वो बात कर रहे हैं कि वो इम्प्रूव करें अपने रेगुलेशन को, सुपरविजन को, एंड दिस विल बी इन लाइन विद द ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स प्लान टू स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी मैकेनिज्म। हम डिस्कशन में ले लेते हैं कि उत्कर्ष 2022 है क्या, क्यों आया। 2019 में हमें देखने को मिला कि बहुत सारी NBFCs एक लिक्विडिटी क्रंच की सिचुएशन में जा रही थी। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट IL&FS, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसने क्या किया और ये कैसी टाइप की कंपनी है? ये एक ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जो कि कलेक्ट करती थी मनी फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फर्दर फिर उनको लोन के रूप में देती थी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इसीलिए इसके नाम में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब इसमें क्या हुआ? दे रन आउट ऑफ कैश, लिक्विडिटी क्रंच हो गया, ये पैसे नहीं दे पाए एंड उसके बाद रेटिंग एजेंसीज ने इनका जो रेटिंग थी उसको बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड कर दिया, बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया। और अगर कोई भी रेटिंग एजेंसी किसी भी इंस्टीट्यूशंस की रेटिंग कम कर देती है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा नुकसान उस इंस्टीट्यूशन को देखने को मिलता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना मन हटाने लग जाते हैं। दे बिलीव कि अगर ये इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है तो इसमें हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें। इसलिए जो शेयर मार्केट है वो भी इफेक्ट होती हुई नजर आई और जितने भी जो बैंक्स हैं जिन्होंने मनी दिए थे IL&FS में एज एन इन्वेस्टमेंट वो देने की सोची थी उन्होंने, उनको भी एक भारी नुकसान देखने को मिला। और जिससे ऐसा कुछ सिचुएशन वापस हमें फ्यूचर में ना देखने को मिले, RBI लेकर आया एक इम्पॉर्टेंट 3-year रोड मैप जिसको हम कहते हैं उत्कर्ष 2022। ठीक है, एक इंटरनल कमेटी बैठी थी अंडर डिप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य जिन्होंने फर्दर रिजाइन कर लिया था, बट एक कमेटी बैठी थी जिन्होंने एड्रेस किया इस सिचुएशन को और उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ रोड मैप लेकर आना चाहिए जिससे जो RBI है उसकी फंक्शनिंग और भी ज़्यादा बेहतर हो। ओके, और जो NBFCs की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच चल रहा है या जो लिक्विडिटी क्रंच कर रहा है, वो सब भी हम अच्छे से देख पाए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। UPSC 2020 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दो ये 2018 में आ गया था इनिशिएटिव, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसके अंदर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था बिटवीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टू प्रोवाइड अ मेजर फ्लिप to ongoing efforts towards promoting a culture of innovation and intellectual property rights in Indian defense industry। सबसे पहले समझिए कि intellectual property rights होते क्या हैं। Suppose किसी इंसान ने कोई न्यू चीज डेवलप करी, कोई न्यू क्रिएशन वो लेकर आए, ओके, तो वो उस पर क्या कर सकते हैं, उसका एक पेटेंट ले सकते हैं और उसके बाद उनको मिल जाएंगे एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट।
उनका जो क्रिएशन होगी वो सेफ रहेगी और कोई भी उसको फर्दर कॉपी नहीं कर पाएगा, एक तरह से पेटेंट हो जाएगा उनका। दिस इज कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। हमारे इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा कम है। बाहर के देशों में अगर वो छोटी से छोटी न्यू चीज़ डेवलप करते हैं, कोई न्यू क्रिएशन लेकर आते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो उसका ले ले, जिससे फर्दर कोई कंट्री उसको ले ना पाए या फर्दर कोई कंट्री उसको उसका डुप्लीकेशन नहीं कर पाए। बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। बट अगर ये होता है तो इससे बहुत ज़्यादा फायदे होंगे, क्योंकि कोई चीज़ें हमारी पेटेंटेड हो जाएंगी, हमारे जो डिज़ाइंस हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास रह पाएगी और फर्दर अगर हम किसी कंट्री को उसको देना चाहें तो उस पर भी हमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमें ज़्यादा अमाउंट मिल पाएगी उसके रिगार्डिंग। तो ये है, हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा कल्चर नहीं है। मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति इसी के बारे में बात करता है कि यहाँ पर प्रमोट करने की बात करी जाएगी कल्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। मिशन ज्ञान शक्ति लॉन्च्ड इन ईयर 2018 विद द एम टू इनकलकेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कल्चर इन इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को संभालने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1994 में लेकर आया एक एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये एक लीगल एग्रीमेंट है जिसको ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ने साइन किया है, सारी कंट्रीज इसका पार्ट है। और इसके अंडर अगर किसी क्रिएशन का हमने आईपीआर लिया हुआ है और अगर कोई और कंट्री उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करती है, उसको छीनने की कोशिश करती है, उसको बनाने की कोशिश करती है, तो उनको हैवी पेनल्टीज देनी पड़ सकती हैं। ओके, तो ये चीज आप याद रखना। हमारे इंडिया का क्या है, अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, डिफेंस इंपोर्ट्स हमारा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेपन्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम बाहर के देशों से मंगवाते हैं। पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए ही खराब है, क्योंकि हर कंट्री की एक अलग नीड होती है। सपोज हमें किसी टेक्नोलॉजी में कोई एडिशन चाहिए, तो हम चाहें अगर हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। बट अगर हम कोई टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें फर्दर उनको, उनके मैन्युफैक्चरर को बोलना होगा कि हमें ये एडिशन चाहिए, ये टेक्नोलॉजी भी चाहिए और उसके लिए हमें एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना पड़ेगा। इसीलिए अगर हमारे कंट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कल्चर बढ़ेगा तो हमारा ही फायदा होगा। हमारे डिफेंस सेक्टर में हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको कोई नहीं ले पाएगा, ऑल्सो हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे एंड इट विल बूस्ट द इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री। इस मिशन के अंडर हमने एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेल बनाया है, ओके, विच विल वर्क अंडर द एजेस ऑफ डायरेक्टरेट जनरल क्वालिटी एश्योरेंस। अब आप समझिए इंटेलेक्चुअल फैसिलिटेशन सेल क्या है। कोई भी पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनी है उसके लोगों को ट्रेन करेगा ये पर्टिकुलर सेल, उनको बताएगा कि आईपीआर क्या होते हैं, कैसे आईपीआर फाइल करते हैं, कैसे उनकी जो क्रिएशन है वो बच सकती है कि फर्दर उसको कोई चोरी ना कर ले। ओके, तो ये हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा इससे हमारे डिफेंस सेक्टर को। देख सकते हैं आप यहाँ पे ट्रेनिंग की बात करी जा रही है 20,000 पर्सोनल की फ्रॉम पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। जिससे क्या होगा, इससे होगा कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ न्यू आइडियाज एंड इनोवेशन टुवर्ड्स अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर। हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो सेल्फ रिलायंस की तरफ मूव ऑन करेगा। न्यू टेक्नोलॉजीज हमें आती हुई नजर आएंगी। ऑल्सो जो टेक्नोलॉजीज होंगी उनको हम फर्दर उन पे और वर्क कर पाएंगे, उनको फर्दर और इम्प्रोवाइज कर पाएंगे। डायरेक्टरेट जनरल क्वालिटी एश्योरेंस। Directorate General Quality Assurance is under the Department of Defense Production, Ministry of Defense के अंदर ये वर्क करते हैं। The organization provide quality assurance cover for the entire range of arms, weapons, equipments, okay, stores supplied to armed forces। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में आप थोड़ा सा याद रखना। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको रिलीज किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, और इसने रिवील किया कि वास्ट इनइक्वालिटी है अक्रॉस कंट्रीज। अमंग द पुअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी दिखने को मिल जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड। यहाँ आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 130 करोड़ लोग ऑल ओवर वर्ल्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर आते हैं। सबसे ज़्यादा सब सहारन अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद साउथ अफ्रीका में, एंड देन ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक के रीजन में आपको
लोग पॉवर्टी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती क्या है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी या बहुमूल्य गरीबी एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें हम किसी इंसान को गरीब सिर्फ उसके इनकम के बेसिस पर नहीं बोलते, और भी बहुत सारे हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि इंसान को कैसी टाइप की पॉवर्टी है और कितनी ज्यादा सिचुएशन वर्स है। ये आप देख सकते हैं 10 इंडिकेटर्स है। पहला न्यूट्रिशन, देन चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल कि वो एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं या लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोर एंड असेट्स। ठीक है, तो इन सब का इस्तेमाल करते हैं। मेजरली हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, इसके बेसिस पर हम बहुमूल्य गरीबी को देखते हैं या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को देखते हैं। The multi-dimensional poverty index captures both incidence and intensity of poverty and tracks 101 countries. ये जो इंडेक्स हुआ इसमें 101 कंट्रीज को अच्छे से नोटिस किया गया और देखा गया कि वो किन किन बेसिस पर डिप्राइव्ड है। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पर देखा गया कि कितने लोग डिप्रीवेशन में हैं। Okay, this index was developed by Oxford Poverty and Human Development Initiative and UNDP. According to this report, a single measure is not sufficient to guide both inequality as well as multi-dimensional poverty. इसलिए MPI, Human Development Index और गिनी कोफिशिएंट ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके बिहाफ पर हम देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पॉवर्टी है और कितना ज़्यादा हमें इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, जिससे जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सबसे पहला ही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि हम एलिमिनेट करें पॉवर्टी को, उसको हम देख सकें। एज पर इंडेक्स 1.3 बिलियन और 130 करोड़ लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। ओके, बहुत बड़ा नंबर है ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप याद रखना कि बांग्लादेश, कंबोडिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथोपिया, हाइती, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पेरू एंड वियतनाम, ये कुछ कंट्रीज हैं जिनमें हमें एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को मिली। अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, एंडिंग पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म। 1 in every 3 children and every second child below the age of 18 years is multidimensionally poor in the world. बहुत ही खराब बात है ये। About 34% of the world's children and 17.5 adults covered under MPI survey are multidimensionally poor. ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको देखकर हमें महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड ज़रूरत है कि हम लोगों के ऊपर वर्क करें, देखें कि वो किस चीज़ के ऊपर डिप्राइव्ड है, क्या चीज़ की उनको ज़रूरत है। ओके, मल्टी डायमेंशनली पुअर चिल्ड्रन आर कंसंट्रेटेड मोर इन सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ एशिया, बट साउथ एशिया में हमें एक प्रोग्रेस देखने को मिली है एज कम्पेयर टू द अदर एरियाज। अफ्रीकन कंट्रीज में बुर्किना फासो, छैड, इथोपिया, नाइगर एंड साउथ सुडान 90% और मोर चिल्ड्रन आर मल्टी डायमेंशनल पुअर। यानी अफ्रीकन कंट्रीज में भी ये कुछ कंट्रीज हैं जहां पर हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ट्रेंड इन पॉवर्टी रिडक्शन इज अनइवन इन ऑल 10 कंट्रीज। बांग्लादेश, कंबोडिया, जितनी भी हमने कंट्रीज की अभी बात करी, यहाँ पर थोड़ा अनइवन है, पर फिर भी एक हमें प्रोग्रेस देखने को मिली है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया लिफ्टेड 271 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी between 2006 and 2016. 271 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी रेखा हमें आते हुए नजर आए between 2006 and 2016, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट देखने को मिली इन द एरिया सच एज असेट, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन। मतलब जो हमारे लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लेकर आती है, कुकिंग फ्यूल के लिए उज्ज्वला योजना, सैनिटेशन के लिए स्वच्छ भारत, न्यूट्रिशन के लिए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ये सब कहीं ना कहीं एक चेंज लेकर आ रहे हैं, एक इम्प्रूवमेंट की तरफ हमारा जो पॉवर्टी इंडेक्स है वो हमें देखने को मिल रहा है। अमंग 10 कंट्रीज इंडिया ने रिड्यूस किया है अपना एमपीआई वैल्यू फास्टेस्ट। तेजी से देखने को मिला कि हमारा जो पॉवर्टी की जो रेखा है उससे लोग ऊपर आ गए और भी ज्यादा लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सही हो गया। एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट झारखंड,
झारखंड की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिली है। एक समय पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 74.9% और ऑलमोस्ट 75% थी इन 2005 टू 2006 ईयर, बट 2015 और 16 में वो 46.5% हो गई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑपरेशन थर्स्ट। इंडियन रेलवे लेकर आई एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जिससे हम कर्ब कर सके सेलिंग ऑफ अनऑथराइज्ड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इन रेलवे प्रेमाइसेस। रेलवे का जो प्रेमाइसेस होते हैं वहां पर देखने को मिला कि बहुत सारी अनऑथराइज्ड बॉटल को सेल किया जा रहा था। अगर आपने स्लमडॉग मिलियनेयर देखी है तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया था कि कैसे लोग यूज्ड बॉटल्स को फिर से यूज में ले आते हैं, उनको फिर से बेच देते हैं, उसमें पानी डालकर उनका जो ढक्कन होता है उसको सील कर फिर से उसको एक सेल करने लग जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर यही चीज देखने को मिल रही है और ये लोगों की हेल्थ के लिए एक खिलवाड़ हो सकता है। ओके, तो विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बाय रेलवे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम देखें कि जो डिमांड है वाटर की वो अच्छे से आए एंड कोई भी अनऑथराइज्ड काम नहीं हो, कोई भी अनऑथराइज्ड ड्रिंकिंग वाटर वहां पे अवेलेबल नहीं हो। मेजर रेलवे स्टेशंस में ये हमें देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है अनऑथराइज्ड ब्रांड की जो बॉटल्स हैं वो सेल नहीं हो। स्टॉल्स ऑन प्लेटफॉर्म्स वर आल्सो फाउंड सेलिंग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ओके, जो कि अनऑथराइज्ड थी। इसलिए इंडियन रेलवे ये इनिशिएटिव लेकर आया जिससे लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं हो। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ दैट इज लक्ष्य। जीएस पेपर 2 से ये रिलेटेड है। 2019 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको अनाउंस किया। लक्ष्य यानी लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। फुल फॉर्म से ही आप समझ गए होंगे कि इट इज रिलेटेड टू द लेबर रूम या जहां पर प्रेग्नेंट लेडी होती है। यहाँ पर बात करी जा रही है कि हम इम्प्रूव करें द क्वालिटी ऑफ केयर इन द लेबर रूम एंड मैटरनिटी ऑपरेशंस थिएटर इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, वहां पर अच्छे से हर चीज फैसिलिटी प्रोवाइडेड हो जिससे जो बर्थ है वो अच्छी तरीके से हो, वुमेन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एज वेल एज जो न्यू बॉर्न है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये एम करता है टू रिड्यूस द प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी, morbidity, stillbirth associated with the care around delivery in labor room and maternity operation theatre and ensure respectful maternity care. बेसिक इसका एम ये है कि कोई भी मोर्टेलिटी नहीं हो, स्टिल बर्थ नहीं हो। अगर अच्छे से सारी फैसिलिटीज लेबर रूम में प्रोवाइडेड होंगी तो डिलीवरी भी अच्छे से होगी। ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। द लक्ष्य प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फर्स्ट रेफरल यूनिट, ओके, जिससे ज्यादा बेनिफिट मिल सके प्रेग्नेंट वुमेन को एज वेल एज न्यू बॉर्न को। ये इनिशिएटिव आया है। अंडर द इनिशिएटिव अ मल्टी प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी हैज बीन अडॉप्टेड इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, की इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, ensuring availability of essential equipment, डिलीवरी के टाइम पे जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है वो अच्छे से प्रोवाइडेड हो, adequate human resources वहाँ पर अवेलेबल हों, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स वहाँ पर एंगेज्ड हैं उनकी कैपेसिटी एनहांस हो, एंड इम्प्रूव क्वालिटी प्रोसेसेस इन लेबर रूम, कि वहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो और भी ज़्यादा क्वालिटीड फॉर्म में हो। ठीक है, ये इनिशिएटिव इस चीज़ की बात करता है। अब थोड़ा सा मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो देख लेते हैं। सबसे पहले मैटरनल डेथ क्या होती है? मैटरनल डेथ का मतलब है द डेथ ऑफ द वुमेन वाइल प्रेगनेंसी और विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, ऐसे हम देखते हैं मैटरनल डेथ। एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो एक एनुअल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ है पर 1 लाख लाइफ बर्थ्स। ओके, दिस इज हाउ मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो इज कैलकुलेटेड। अब ये रेशो जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा किसी भी देश के लिए अच्छा होगा। ये जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं है, सेफ्टी नहीं है उनकी। ओके, तो ये उतना ही ज़्यादा खराब होगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टर्की रिसीव्स S-400 मिसाइल सिस्टम। Turkey has received its first shipment of an advanced Russian air defense system, setting the stage for escalation of a dispute with US. टर्की ने रिसीव किया S-400 मिसाइल सिस्टम को फ्रॉम रशिया और इसकी वजह से जो यूएस है वो थोड़ा सा खफा होता हुआ नजर आया। क्यों? क्योंकि यूएस के अकॉर्डिंग, काटसा के अकॉर्डिंग ये है
कि अगर आप ट्रेड करते हैं रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया के साथ तो आप पर भी सैंक्शन लगेंगे, उन कंट्रीज पर तो सैंक्शंस लग ही रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टर्की की जियोग्राफिकल लोकेशन एज वेल एज S-400 मिसाइल सिस्टम। S-400 ट्रिम्प रशिया का एक इम्पॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम दैट साइमल्टेनियसली ट्रैक न्यूमरस इनकमिंग ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मिसाइल, एयरक्राफ्ट, UAVs, उनको ये डिटेक्ट कर लेता है इन द रेंज ऑफ 500 किलोमीटर एंड लॉन्च अप्रोप्रिएट मिसाइल टू न्यूट्रलाइज इट। ओके, तो मिसाइल को भी लॉन्च कर सकता है टू न्यूट्रलाइज इट, जिससे वो आकर हम पे अटैक ना करें। तो बहुत ही बेहतरीन एक एयर डिफेंस सिस्टम है ये, जिसको टर्की ले रहा है। ओके, आप अपने राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं टर्की को। टर्की की थोड़ी सी ज्योग्राफिकल लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टर्की एशिया एज वेल एज यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट्स में लाई करता है। ये अपना जो बॉर्डर है उसको शेयर करता है विद अर्मीनिया, अजरबैजान, बल्गेरिया, जॉर्जिया, ग्रीस, ईरान, इराक एंड सीरिया। ऊपर लाई करता है इसके ब्लैक सी एंड नीचे आपको मेडिटेरियन सी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज कांगड़ा पेंटिंग। राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं खूबसूरत पेंटिंग्स, कितनी सुंदर ग्रीनरी दिखाई हुई है यहाँ पर। ये है कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर मतलब स्मॉल साइज्ड पेंटिंग, छोटे वे में बहुत सारी चीजें डिपिक्ट करी जाती हैं एंड जनरली इट इज डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर। ये एक तरीके की पहाड़ी पेंटिंग्स हैं। पहाड़ी यानी आपको पहाड़ी एरियाज में देखने को मिल जाएंगी, स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश में आपको ऐसी पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। नादिर शाह इन्वेजन एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिल्ली इन 1739 रिजल्टेड इन माइग्रेशन ऑफ मुगल आर्टिस्ट। उनके कॉन्क्वेस्ट के बाद जितने भी मुगल आर्टिस्ट थे वो हिली एरियाज में चले गए, वहां पे जाकर छुप गए और वहां पे उन्होंने ऐसी पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर दी। ऐसे इन पेंटिंग्स का इवोल्यूशन हुआ। बाय द मिड 18th century the Kangra artists developed a new style wherein the source of inspiration was वैष्णवाइट ट्रेडिशन। तो 18th सेंचुरी के बाद आपको एक वैष्णवाइट ट्रेडिशन इसमें देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कलर्स यहाँ पे यूज होते हैं, इंक्लूडिंग कूल ब्लू, ग्रीन एंड अ लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम distinguished Kangra painting. The name Kangra style is given to this group of painting for the reason that they are identical in style to the portrait of Raja Sansar Chand of Kangra. राजा संसर चंद इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि अंडर हिज पैट्रोनेज ओनली पहाड़ी पेंटिंग्स इतनी ज्यादा बड़ी, इतनी ज्यादा फली फूली। ओके, आप देख सकते हैं अपने राइट हैंड साइड पर कितनी खूबसूरत पेंटिंग है ये। ओके, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है ये। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉयड इट। नीचे एक थम्स अप का बटन होगा, उसको ब्लू कर जरूर जाना। ऑल्सो यू कैन कमेंट योर सजेशंस कि आपको क्या चीज़ और चाहिए, क्या आपको कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही है। वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। Also, if you are new to this channel, do not forget to subscribe to our channel. We are trying very much to provide very good content to you. हम हर दिन कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आए। ठीक है, तो ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।